जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और आप सभी को M2 क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल, है ना। क्लास टेंथ में आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल और क्लास टेंथ का बच्चा ध्यान देगा। और भूगोल में हम लोग पढ़ने वाले हैं शक्ति संसाधन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? शक्ति संसाधन। तो आइए, इसमें लेक्चर है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं और कहीं कहीं ने नोट पॉइंट भी आएगा, तो उसे नोट पॉइंट करने का भी प्रयास करेंगे आप लोग सभी को। तो चलिए फटाफट, है ना, हम लोग आते हैं M2 क्लासेस पे की ओर। M2 क्लासेस पर तो चलिए फटाफट, है ना। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट है शक्ति संसाधन। तो ध्यान देना है सभी को, ठीक है। तो हम लोग को ये पढ़ना है शक्ति संसाधन, है ना। शक्ति संसाधन, तो शक्ति संसाधन तो इसमें है, कहता है कि भारत में शक्ति विविध रूपों में उपलब्ध है। अब भारत में शक्ति जो है ना, से विभिन्न रूपों में क्या है ना, उपलब्ध है, ठीक है। और जैसे कि कोयला, वो भी एक कहीं न कहीं शक्ति संसाधन ही है ना। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली, ताप विद्युत एवं जल विद्युत। ताप विद्युत एवं जल विद्युत दोनों, इन्हें ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, है ना। परंपरागत आपको हम बताए थे अगले क्लास में कि ये सब जो है ना, ये सब जो देख रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ना जी। अब यहाँ से भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, और वहाँ पे रहेगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी। तो फिर अगर ऐसा आ जाए तो फिर क्या लगाना है? सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे कि शक्ति संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। शक्ति संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। तो शक्ति संसाधन के प्रकार जो है वो कहीं न कहीं किसी के आधार पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के विभिन्न आधार है। शक्ति संसाधन के वर्गीकरण के अनेक प्रकार के आधार है उसका, जो इस प्रकार है। तो पहला में है उपयोगिता के आधार पर, मतलब कि उपयोग के आधार की बात कर रहे हैं ना। तो उपयोग के आधार पर अगर देखा जाए, शक्ति संसाधन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, है ना। कितने बांटा हुआ? देखिए, दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है प्राथमिक ऊर्जा और फिर क्या है ना, गौण ऊर्जा। इसे हम कह सकते हैं कि प्राथमिक ऊर्जा और द्वितीयक ऊर्जा, इसे कोई डाउट नहीं, ठीक है। इससे गौण ऊर्जा में है ना कि प्राथमिक ऊर्जा से ही गौण ऊर्जा प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है ना। प्राथमिक ऊर्जा से ही गौण ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो प्राथमिक ऊर्जा में क्या कहते हैं? वही कोयला, पेट्रोल, है ना, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या प्राथमिक ऊर्जा में आता है, ठीक है। और गौण ऊर्जा में क्या आता है कि विद्युत, जो प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया है, देखिए विद्युत। तो विद्युत में क्या होता है कि जो जिसको प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? गौण ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखेंगे कि उपयोग के आधार पर देखा जाए ऊर्जा तो कितने होते हैं? दो होते हैं, एक प्राथमिक ऊर्जा और एक गौण ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इस बात को लेकर के ना कि स्रोत की स्थिति के आधार पर देखा, अगर स्रोत के आधार पर देखा जाए ऊर्जा को, तो कितने होते हैं? दो होते हैं, ये भी दो ही होते हैं, ठीक है। सभी का एक आधार बटा हुआ है। तो स्रोत की स्थिति के आधार पर अगर देखा जाए तो स्रोत की स्थिति के आधार पे ऊर्जा को पुनः दो उपवर्गों में बांटा गया है। कितना बांटा गया? मैंने क्या पढ़ा इसके पहले? मैंने पढ़ा कि ऊर्जा को उपयोग के आधार पर दो गो है। कितने हैं? दो गो है, एक प्राथमिक ऊर्जा और एक गौण ऊर्जा। एक प्राथमिक ऊर्जा और एक गौण ऊर्जा। प्राथमिक में क्या था ना, जैसे में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मतलब कहिए तो अनवीकरणीय वाला उसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गौण में क्या था? विद्युत। गौण में क्या होता है ना कि प्राथमिक ऊर्जा से ही उसको प्राप्त किया जाता है। किसको? गौण ऊर्जा को। गौण ऊर्जा को मतलब उसको कहते हैं गौण ऊर्जा। हाँ, अब हम लोग को क्या इसमें है? स्रोत। स्रोत में क्या गो है? दो गो है। पहला है इसमें क्षयशील शक्ति, है ना, क्षयशील, और फिर क्या है? अक्षयशील शक्ति संसाधन। तो इसे याद रखेंगे कि स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तो शक्ति को कितने भागों में बांटा गया है? दो वर्गों में। कौन कौन है? एक है क्षयशील शक्ति संसाधन और एक क्या है? अक्षयशील। तो देखिए क्षयशील में क्या क्या आता है? कोई वाला हो गया प्राथमिक ऊर्जा वाला ही हो गया, ठीक है। देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वही है ना। और फिर क्या है? परमाणु
खनिज है, तो इन्हें समापनीय शक्ति कहते हैं। देखिए समापनीय शक्ति क्यों कहते हैं, तो क्योंकि एक बार में ही समाप्त हो जाती है ये वाला, है ना। अब है इसमें क्या, दूसरा में है अक्षयशील शक्ति संसाधन, जैसे पवन, प्रवाही जल, मतलब कि हवा, पानी, मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब क्या है अक्षयशील, मतलब से कभी क्षय होता नहीं है, इन है। और लिखा हुआ समुद्री लहरें, और इन्हें सतत शक्ति भी कहते। देखिए इसको हम अक्षयशील शक्ति को सतत शक्ति क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आने वाले भविष्य में भी इसका उपयोग किया जाता है, यही न है। इसीलिए इन्हें हम क्यों क्यों कहते हैं, सतत शक्ति कहते हैं। सतत शक्ति क्यों कहते हैं, समझ में आया, तो क्योंकि भविष्य में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, मतलब अगले पीढ़ी में, ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पता है क्या है, अक्षयशील शक्ति संसाधन है, ठीक है। गौण ऊर्जा नहीं, अक्षयशील वाला भी वाला था, गौण वाला भी आएगा, हाँ गौण वाला भी आएगा, ये वाला गौण वाला भी आएगा, बात सही है ये वाला। आप देखिए यहाँ पे क्या है, अगर बात किया जाए संरचनात्मक गुण के आधार पर, हम लोग इसमें दो को पढ़ चुके हैं, एक उपयोग के आधार पर और एक स्रोत के आधार पर, एक उपयोग और एक स्रोत, देखिए जबकि दोनों का दो दो भाग में बांटा गया था आधार पर, ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना है, संरचनात्मक गुण के आधार पर देखा जाए तो शक्ति कितने हैं, यहाँ भी दो ही है, कितना है, दो है। पहला है जैविक ऊर्जा स्रोत और फिर क्या है अजैविक ऊर्जा स्रोत, एक जैविक और एक अजैविक। अगर बात की जाए जैविक में क्या आता है, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधा, मनुष्य, जीव जंतु और हरे पेड़ पौधे, सब क्या हो जाएगा, जैविक ऊर्जा स्रोत, जैविक ऊर्जा स्रोत हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए अजैविक में क्या कह रहा है, जल शक्ति, पवन शक्ति, है ना, और सौर ऊर्जा तथा खनिज ऊर्जा, ये सब क्या है, अजैविक ऊर्जा है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में यही सब तो बनता है ना, ऐसे आ जाएगा ना कि इनमें से कौन अजैविक ऊर्जा स्रोत है, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि इनमें से कौन अजैविक ऊर्जा स्रोत है। ए में रहेगा जल विद्युत, बी में रहेगा पवन शक्ति, सी में रहेगा सौर ऊर्जा और डी में रहेगा सभी, मतलब ऑल रहेगा। तो अगर ऐसा जब अगर आए तो फिर क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑल, मतलब डी में होगा। तो यही तो समझना है ना, ये नहीं कि रट्टा मार के किस तरीक़ा से पास कर जाना है, नहीं, समझने का प्रयास करना है। अगर जो इंसान जिस चीज़ को अगर समझ लेता है वो फिर मरते दम तक कभी नहीं भूलता है ना। और अगर रट्टा मारेगा तो घट्टा जरूर पहुंचाएगा वो वाला, ठीक है, इसलिए रट्टा वाला चीज़ ठीक नहीं होता है। हमको क्या पढ़ना है, तो समझ में आया, संरचनात्मक आधार पे शक्ति दो भागों में बटा हुआ है, एक जैविक ऊर्जा और एक अजैविक ऊर्जा, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 4 में है, तब समय के आधार पे भी दिया गया है। तो समय के आधार पे शक्ति संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितना वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में। पहला पारंपरिक ऊर्जा और फिर क्या है, गैर पारंपरिक ऊर्जा, है ना। देखिए पारंपरिक में क्या आता है, वही कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, अनवीकरणीय वाला एग्जाम्पल में। और गैर में क्या क्या आता है, तो सूर्य, पवन, जवार, परमाणु, ये सब, जवार, परमाणु, ये सब क्या है, गैर परंपरागत है। तो इसलिए क्या गो हो गया, 4 गो हो गया, 4 गो हो गया ना। अब रहे इसमें और होगा शायद इसमें, देखिए अब इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, पहला हम लोग पढ़ लिए, अगर बात किया जाए कि उपयोग के आधार पे शक्ति संसाधन 2 वर्गों में बांटा हुआ है। पहला प्राथमिक और फिर क्या था, और गौण ऊर्जा, पहला यही था। और सेकेंड में आता है कि स्रोत के आधार पे कितने हैं ऊर्जा संसाधन, मतलब शक्ति संसाधन कितना है, तो वो भी 2 है। कौन कौन है, तो एक था क्षयशील और एक अक्षयशील, ठीक है। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, तीसरा में क्या पढ़े थे, हाँ तीसरा में क्या था, संरचनात्मक के आधार पर कितना है शक्ति संसाधन, 2 है। कौन कौन, एक जैविक ऊर्जा और एक अजैविक ऊर्जा। और फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि समय के आधार पे शक्ति संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत ऊर्जा, है ना। ये दोनों था, इसलिए याद रखना है ये दोनों को।
आता है ये वाला, ये सब आता है प्रश्न कि जैविक और अजैविक ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करे, 2 नंबर का प्रश्न आ जाता है ये वाला। और ऑब्जेक्टिव भी आता है जैसे कि मैंने बताया अभी, है ना। तो इसे थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करेंगे बाबू, ठीक है। तो ये दिख रहा है ना, एक चीज़ है ये गैर परंपरागत, ये पवन ऊर्जा, इसमें सोलर ऊर्जा, दोनों देखो दिख रहा है, सौर ऊर्जा वाला भी। चलिए अब आगे बढ़ाए थोड़ा सा। अब देखिए बात यह है कि ऊर्जा शक्ति के परंपरागत, वहाँ पर लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा टोटल कितना है, इतना है ना ये वाला। कल ये अगर हम लोग चलेंगे तो फिर वहाँ पर ही पता चला छूट गया, तो थोड़ा सा ध्यान सगरो देना है ना, घरे बाहरे सगरो ध्यान देना है। तो ऊर्जा मतलब शक्ति, तो शक्ति परंपरागत ऊर्जा, शक्ति परंपरागत स्रोत क्या है? तो इसमें लिखा है कि वर्तमान औद्योगिक विकास में शक्ति के परंपरागत स्रोतों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। बात सही, अति महत्वपूर्ण भूमिका है। और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत कोयला, देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विद्युत। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और विद्युत, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कोयला के बारे में। देखिए कि क्या है, कोयला नहीं देखे हैं तो यहाँ देखिए कोयला, है ना, ये क्या है कोयला। आप देखिए कोयला में क्या है, तो है ना कि यह भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कोयला जो है ये वाला आता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, कि भारत में देखो वैसे आएगा, यहाँ से ये वाला हट जाएगा, ये वाला सट जाएगा, है ना, ये वाला हट जाएगा, ये वाला सट जाएगा, और वैसे आएगा कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो क्या बोलेंगे कोयला। मुख्य स्रोत क्या है? कोयला। सभी कोयला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोयले के हम लोग ज़्यादा भी जानेंगे सुनेंगे, है ना, जब आएंगे पेट्रोलियम के बारे में तो हम बताएंगे, ठीक है। तो अब कह रहा है कि देश की लगभग 70% ऊर्जा की आपूर्ति कोयले से ही होती है। याद रखेंगे इस बात को लेकर के कि भारत में लगभग 70% ऊर्जा की जो आपूर्ति जो होता है किससे होता है? वो कोयला से ही। किससे? कोयला से। कोयला से कहता है यह लोहा एवं इस्पात उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। देखिए यह जो है सो लोहा और इस्पात उद्योग का क्या है? प्रमुख कच्चा माल है, और इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में मुख्यतः रसायन उद्योग में होता है। किसका उपयोग? कोयलवा के। किसका उपयोग? कोयलवा का उपयोग, है ना। कहता है कि इसी उपयोगिता के कारण यह काला हीरा भी कहते हैं। आपको पता है ये वाला भी आता है ऑब्जेक्टिव में, पूछा है ये वाला प्रश्न, है ना, कि काला हीरा कहते हैं। दिल रहेगा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस की नोट क्या रहेगा पता नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर? कोयला। कोयला क्या कहते हैं? काला हीरा। हाँ देखिए कोयला का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड के हाँ झारखंड के, है ना। देखिए झार से झारखंड, झार से झार भी देना है, ठीक है। तो झारिया याद रखना, झारिया की चिन्ह रहे ना। हाँ झारिया एक जिला है। झारिया का चीज है? जिला है बाबू, जो कहाँ पड़ता है? झारखंड में, है ना जी। तो एक झारिया में यहाँ पे कोची होता है, यहाँ कोयला का खदान है। क्या है? कोयला का खदान है, ठीक है। यहाँ पे कोयला निकाला जाता है। अच्छा, मतलब कि सबसे अच्छा क्वालिटी वाला कोयला जो है से मतलब झारिया में ही है ना। अच्छा चलो ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए। तो इस बात को देखो, काला हीरा, काला है बट हीरा है ना, काला है बट हीरा है। तो इसको इस मतलब किसको कहते हैं? ऐसा कोयला को कहते हैं, ठीक है ना। इसको देखो नोट पॉइंट में लिख लीजिए, इस बात को लेकर के ऐसे इसको लिख लीजिए नोट पॉइंट में। कॉपी कलम निकालिए, खाली से देखता है टुकुर टुकुर हमको। चलो निकालो कॉपी कलम फटाफट और लिख लीजिए कि कोयला को काला हीरा भी कहा जाता है। दिमाग नहीं काम करता है। एक प्रूफ है कि आज गए थे तो इतना इतना लिखे थे, इतना इतना पढ़े थे। अब अगर कुछ ना लिखिएगा ना, आपका बड़ा करे। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए कोयला है, ठीक है ना। ये सब मतलब कि ये सब जा रहा है कहीं लदा उदा करके, 10वां के बच्चों, इसलिए ध्यान दीजिए। तो अब आइए, ठीक है। अब क्या पढ़ना है? वर्गीकरण। समानता कोयला 4 प्रकार के होते हैं। जियो क्या बात है, ये वाला आ चुका है प्रश्न, है ना। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये तो हमारे बच्चों जानता है, सभी 7 क्लास वाला
कि कोयला कितना प्रकार के होता है। और तुम कब पढ़ा था? लगा 6 क्लास में 5 में पढ़ाए थे ना, जब तुम बहुत तनिक था उस समय, लेकिन याद है यार। चलो बहुत अच्छा है। तो कोयला कई प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। पहला क्या है? एंथ्रासाइड कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। लेकिन इस 4 गो में सबसे अच्छा कोयला कौन है? एंथ्रासाइड नहीं, एंथ्रासाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंथ्रासाइड जो कोयला आता है। यहाँ सब्जेक्टिव में बोला, फोन आया लगा। ऑब्जेक्टिव में आता है, मोबाइल दो जी सर को। ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? ऑब्जेक्टिव में आता है कि सबसे उच्चतम कोयला है, सबसे उच्चतम कोयला है। तो क्या है? एंथ्रासाइड। आप लोग को हम बार बार कहते हैं, हम जब अगर बोलते हैं कि वाला प्रश्न पूछा है, पूछिएगा, आता है, आएगा, तो इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम जो बोलेंगे ना वो 95% सही रहेगा, कम नहीं बट अधिक 95% से एकदम प्लस रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि प्रश्न क्या पूछा है, ना पूछा है और कब पूछेगा, ठीक है, इतना हम जानते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर बात कीजिए ये वाला प्रश्न तो 18 में आया था, ये वाला प्रश्न 2018 में और 2021 में प्रश्न आया। अगर विश्वास नहीं है तो आप लोग जान करके एक बार क्वेश्चन बैंक को पलट करके देख सकते हैं, पूछा गया प्रश्न, ठीक है ना। इसलिए एक बार आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि जो सर बता रहे हैं वो वाला आता है कि नहीं, ठीक है। और सबसे घटिया इसमें कोयला कौन वाला होगा? पीट कोयला। एरा में कार्बन की मात्रा है नहीं है इसमें। देखिए, अगर सबसे अगर अच्छा अगर कोयला अगर बात किया जाए तो एंथ्रासाइड कोयला, और अगर सबसे अगर घटिया कोयला बात की जाए, घटिया कोयला के, तो फिर पीट कोयला आएगा, ठीक है। तो इस तरीक़ा से भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो जैसे देखिए, आप जब ऐसा बोलते तो इसे नोट पॉइंट में ऐसा लिखा कीजिए कि उच्चतम कोयला एंथ्रासाइड को माना जाता है, ठीक है। इतने से आप कवर कर सकते हैं। अब आके फिर अभी तो ये लेक्चर दे रहे हैं ना, अब आके फिर क्या है, ये तो लेक्चर, अब आके फिर तो फिर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, प्रति लोग करवाएंगे, बहुत सारा भी करवाएंगे, तो अरे बहुत सारा, ठीक है। देखिए, आ चुका है कि पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है, पीट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा नगण्य होती है, मतलब कि इसमें कार्बन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता। आप देखिए, इस पॉइंट को लिखल खोता है। अब देखकर कौन जी जाओ, अरे वही नगण्य मतलब नए के बराबर है। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ जल्दी से। क्या है भाई? कौन? अच्छा, जहाँ आप समझ गए, जाओ ना देकर कहो ना जी। हाँ, जरूरी है। देखो कहाँ तुम लोग चल रहे थे जी, भुला गए। अरे यार, देखिए, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितना? 80 से 85 याद रखेंगे, 80 से 85। एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितना है? 80 से लेकर के 85%। 80 से कितना? 85%। यहाँ खाली 80 लिखा है बाबू, तो 80 से अधिक मतलब याद रखेंगे कि आपको बता रहे हैं एवरेज 80 से लेकर कितना? 85% जो है ऐसे कार्बन की मात्रा किस में होता है? एंथ्रासाइड में। किस में होता है? तो लिखा ना फटफट, तो डकर टुकुर टुकुर कुछ नोट करो, इसको नोट करो रे बाबू फटाफट। हाँ ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक ले, एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 85% से भी अधिक, मतलब यहाँ लिखा अधिक कर दिया है ना, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आप इतना भी याद रख सकते हैं 80 से 85 या तो 80% से भी अधिक, को भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए। यहाँ से ये वाला पॉइंट को नोट में इशू कर सकते हैं, अच्छे ढंग से कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया। चलिए, कहता है कि बिटुमिनस कोयले का सबसे अधिक उपयोगी होता है, लेकिन ऐसे आएगा कि किस कोयला का उपयोग सबसे अधिक होता है? किस कोयला का ऑब्जेक्टिव आएगा कि किस कोयला का उपयोग सबसे अधिक होता है। ना जाने बिहार बोर्ड पागला बोर्ड है, कुछ भी डाल देगा जिन्हें तेने से, और जिन्हें तेने डालता है तो वही दिमाग घूम जाता है विद्यार्थियों का। अब विद्यार्थी भी चपाटे होता है कि ढंग से पढ़ता नहीं है, और जब पढ़ाते तो कोई लिखता नहीं, जैसे कि इरम कुछ ऐसे हैं, लिखता नहीं तो क्या होगा, वो आगे जान की धोखा वाला मिलेगा ना। इसलिए किसी भी चीज़ में हम पहले से अगर रहेंगे ना सतर्क में, तो हमें दुनिया को हिला नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने आप में बढ़िया है। इसलिए आप लोग सभी को, विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप में बढ़िया रहिए और थोड़ा सा मेहनत ही करने का उसमें मतलब प्रैक्टिस कीजिए, है ना, कि मेहनत करना कैसे है। तो यहाँ पे भी पॉइंट को लिख सकते हैं कि बिटुमिनस कोयला
हाँ देखिए, बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक उपयोगी है और उपयोगी है तो कहाँ, भारत में। तो क्योंकि अब बिटुमिनस जो कोयला है इसका जो उद्योग है सबसे अधिक कहाँ है, भारत में ही है ना। कहाँ है, भारत में ही है इसका सबसे अधिक खनिज। कहता है कि लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितना होता है, लगभग 50 से लेकर के 60% पाई जाती है। किसमें, लिग्नाइट कोयला, कौन है, लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना, 50 से 60%। कहता है कि पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 50% से कम है। अरे यार कभी कभी नगन भी आता है यार इसका, ठीक है ना। ये हम विश्वास लेके ना करेंगे, जरूरी नहीं है कि इस सब कुछ सही लिखा हुआ रहता है, ऐसा जरूरी नहीं। गलत अगर इंसान भी गलत है, बुक में भी गलत, सब कुछ गलत रहता है, लेकिन हाँ पढ़ने वाले को होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है 50%, नगन मतलब होता है ना, नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ा जोड़ दिया है बेइज्जती के चलते थे कि बेइज्जती हो जाएगा पीट कोयला। अब साफ में राम ना रहेगा तो बेइज्जती ना होगा, बस समझ में आ रहा है, इसलिए राम लिख दिया है ताकि बेइज्जती, देखो ना कितना तेज है बुक। लेकिन देखो इसीलिए तो घाटिया इसको मत बोलिए, घाटिया बोलेगा तो बहुत बड़ा बेइज्जती हो रहा है। अब किसी को बोल देगा, अब माने अगर 5 गो अगर इंसान है, माने 5 विद्यार्थी है और हमें वो कह देगा घाटिया एगो विद्यार्थी है, तो धोखे लगेगा, बताइए। तो वैसा यहाँ पर है, यहाँ पे 4 गो कोयला है, अगर वो बोल देंगे घाटिया कोयला है तो थोड़ा सा बेइज्जती लगता है, नहीं हो लगता है ना। इसलिए यहाँ डाल दिया है कितना, 50% से कम डाला है ताकि बेइज्जती उसे, घाटिया उसे नहीं कर सकता है कि ना। चलो, यह लकड़ी की तरह जलता है, कौन, पीट कोयला। कैसे जलता है, लकड़ी की तरह, कभी धुआएगा तो कभी कुछ होगा, इस तरीक़ा से। और यह देखो आइए गया बात, यह धुआं अधिक और ताप कम देता है, आ गया ना बात। धुआं जैसे लकड़ी तो वही होता है ना, धुआं भी और ताप कम देगा और धुआएगा अधिक ही, है ना। तो इसलिए पीट में क्या होता है, धुआं अधिक और ताप, धुआं अधिक और ताप कम, किस कोयला में, पीट कोयला में, है ना। उसे पीट के दिमाग में डाउनलोड कर देना है, ठीक है। और दिमाग के तो बात कोई दुनिया के हिला नहीं सकता है जी। कोई देखो न करेगा कि राम कहने है पीट कोयला से, कोई देखता है इसके अंदर में क्या है। यही तो एक क्वालिटी दिया है भगवान ने कि हम क्या जानते हैं, कोई देखता ही नहीं है, हम क्या इसमें रखे हैं। बहुत बड़ा राम में लॉक लगल है, आप इसे निकाल भी नहीं सकते हैं, ये लॉक मेरा पास ही रहेगा, है ना। और जाएंगे तो लेकर के चले जाएंगे, ऐसा भी इसमें लॉक है। ये नहीं कि अगर आप तो उसको तोड़ करके निकाल सकते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसके अंदर बहुत सारा चीज़ है, याद रखेंगे, ठीक है, और रखना भी चाहिए। तो भारत में कुल कोयला उत्पादन लिखा है, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ठीक है। उत्पादन होता है मिस्टेक, हमें से हो गया होगा मिस्टेक। भारत में कुल कोयला उत्पादन का 2/3 कोयला झारखंड। देखिए कोयला का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहाँ होता है, झारखंड में। पहला नंबर कहाँ होता है, झारखंड में। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य में कुछ होता है कोयला का उत्पादन। कहाँ कहाँ, 3 राज्य में, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे सब में कौन होता है, हाँ वेस्ट बंगाल में है। हाँ देखिए ऐसी आएगा ये वाला जी, ऐसे आएगा ये वाला, देखो जैसे बताएंगे, देखो वैसे आएगा, ऐसे आएगा कि कोयला का खदान या कोयला का उत्पादन मतलब कि सबसे पुराना कोयला का उत्पादन कहाँ है या कहाँ होता था। तो क्या बोलेंगे, रानीगंज, था वाला है रानी, अच्छा ये रानी वाला, रानीगंज की रानीगंज बूंदा, रानी, देखिए रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल हम कह सकते हैं, पश्चिम बंगाल में है। रानीगंज कहाँ है, यहाँ पर क्या था, तो सबसे पुराना कोयला का खदान यहीं पे है रानीगंज में, ठीक है। कहाँ, रानीगंज। कहता है शेष 1/3 कोयला आंध्र प्रदेश और 1/3 कोयला जो है से कहाँ होता है, याद रखेंगे। देखिए बाबू, झारखंड में 2/3 कोयला होता है, कितना तिहाई, 2/3, लेकिन आंध्र प्रदेश में कह रहा है कितना,
1/3 कोयला का उत्पादन होता है। याद रखेंगे, ये वाला ऑब्जेक्टिव में आएगा, आएगा तो आएगा, फिक्स है कि आंध्र प्रदेश में कोयला का उत्पादन कितना होता है। आंध्र प्रदेश में कोयला का उत्पादन कितना होता है, नोट कीजिए ना जी। आंध्र प्रदेश में कोयला का उत्पादन होता है तो क्या होगा, 1/3। लेकिन झारखंड में कोयला का उत्पादन कितना होता है, तो बोलेंगे 2/3। कितना तिहाई, 2/3 कहने का मतलब 2/3। अब 1/3 कहने का मतलब 1/3। समझ में आया? फिर नहीं, ऐसे भी आ सकता है कि हाँ कोई खास लिखा पॉइंट है ना, इसलिए बता रहे। अब यहाँ पे खाली आंध्र प्रदेश से पहला पर है ना आंध्र प्रदेश, इसलिए याद रखेंगे। अगर देखिए किसी किसी चीज़ को लोग जाता है बहुत अच्छा ढंग से, अगर जो अच्छा क्वालिटी वाला है उसको पहले लोग रखता है। ए चले यहाँ, उसको लोग कहाँ रखता है, पहले। और जो उससे अगर थोड़ा सा अगर कम है सेकेंड में, और उससे भी अगर कम है तो कर पीछे और से पीछे, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ का देखिए 1/3 वाला में आंध्र प्रदेश, लेकिन यहाँ देखेंगे आंध्र प्रदेश, बाकी तो वैसे इसमें बड़ी मन डाला है, लेकिन एगो को लेकिन पक्का के रखेंगे कास के, ठीक है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। अब जानेंगे इसका विवरण। तो विवरण में क्या है बाबू, कि विवरण में है ना कि इसमें आइए तो हम लोग आगे जानते हैं। भारत में कोयला का उत्पादन मुख्य 2 क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है, भारत में कोयला का उत्पादन 2 क्षेत्रों में होता है, ठीक है। पहला क्या, गोंडवाना क्षेत्र, और हाँ नहीं, और फिर क्या है टर्सियरी क्षेत्र। देखिए यहाँ से पता है क्या आता है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में क्या आता है, गोंडवाना समूह के किन्हीं 4 कोयला क्षेत्र के नाम बताएं या नाम लिखें, ठीक है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जो कि मैंने वही बताया, तो ये वाला प्रश्न 2021 और 2022 में पूछा है, वो क्या ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव वाला प्रश्न है ये, ठीक है, सब्जेक्टिव। देखिए अगर बात किया जाए ना कि गोंडवाना में कोयला का भंडार जो है कितना % है, तो याद रखेंगे 96%। कितना % जी, 96%। यहाँ पे क्या है, इतना कोयला का उत्पादन मतलब होता है, मतलब कोयला का भंडार है। कहाँ पे, गोंडवाना एरिया में। अब देखिए अगर बात किया जाए कि गोंडवाना में एरिया में कोयला का जो निर्माण जो है कितना वर्ष पहले हुआ था, तो याद रखेंगे 20 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है। इसमें थोड़ा छूट गया है कोई पॉइंट, तो 20 करोड़ वर्ष पहले। बाप रे। अब एकरे बगल में कौची है, दामोदर, मतलब वही अगल बगल में क्षेत्र में होकर, तो क्या क्या है, दामोदर घाटी है, सोन घाटी, महानदी घाटी, और क्या है, गोदावरी घाटी। ऐसा ये सब कहाँ है, तो गोंडवाना क्षेत्र में ही ये सब उसी के मतलब के अंतर्गत में ये सब आता है, ठीक है। चलिए और बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कहता है कि भारत में कोयला का उत्पादन राज्य में झारखंड का स्थान प्रथम है। ये देखिए आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एकदम हम जितना बोलते हैं बार बार इसको नोट कीजिए, छोड़िए नहीं, नोट कीजिए एकदम, आँख खोल के नोट कर लीजिए, आँख बंद करके नहीं। हम पढ़ाते हैं आँख खोल के, ठीक है, इसलिए आँख खोल के, दिमाग खोल के, ताकि घुस जाए दिमाग में। यहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव में, ऐसे आएगा, पता है कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि भारत में कोयला का उत्पादन राज्य में है ना प्रथम स्थान है, तो किसका है, तो झारखंड का है। किसका है, तो झारखंड। देखते हैं झारखंड से कोयला कितना जाते रहता है मालगाड़ी में, हो जाता है सप्ताह में 4-5 पारे हो जाता है ना। कहता है कि जहाँ देश की कुल कोयला का लगभग 23% उत्पादित होता है। कितना %? नहीं जी, कभी कभी क्या होता है, अरे अभी वर्तमान में देखा जाए तो हम वर्तमान की, जैसे कि अभी थोड़ा काम चल रहा है, ठीक है, तो वर्तमान में बहुत कम है। मतलब कि कोयला वाला गाड़ी मतलब सब क्रॉस करती है, ठीक है, पहाड़पुर होते और वो न जाती बहुत दूर तक। तो क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन कितना होता है, 16%। कितना %? 16%। और वेस्ट बंगाल में कितना है कोयला का उत्पादन, 11%। और आंध्र प्रदेश में कितना है, 7%। और अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य भी है
जहाँ पे यहाँ जब सात कहें 2% तो 3%, 2.5% ऐसा भी होगा। अब बात करेंगे पेट्रोलियम। बात क्या करेंगे? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग फटाफट बात करते हैं पेट्रोलियम की। कहता है कि खनिज तेल का महत्व शक्ति के साधनों में बहुत अधिक है। किसकी? किसमें? है ना, शक्ति के साधनों में अधिक उपयोगी है। आधुनिक सभ्यता के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा और वास्तव में यह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ रहा। और तेल का पहला कुआं जो है, तेल का देखा जाए पहला जो कुआं है बाबू, वो 1933 ईस्वी में नहर काटिया क्षेत्र में खोदा गया था। तो इसकी गहराई जो था ना, वो था कितना? 10,000 फीट थी। इसकी गहराई कितना? 10,000 फीट। क्या फीट? याद रखेंगे कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का कुआं कब खोदा गया था? तो बोलेंगे 1933 ईस्वी में। इसे या इसे नोट में लिख लेंगे, ठीक है ना। कब जी? तो 1933 में। तो याद रखें कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का कुआं कब खोदा गया? तो 1933 में, जिसका गहराई 10,000 फीट था। और कहाँ खोदा गया था भारत में? तो नहर काटिया क्षेत्र में। कहाँ पे? नहर काटिया क्षेत्र में खोदा गया था। कोची? पेट्रोलियम का तेल का मतलब वही पेट्रोलियम का कुआं। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में खनिज तेल का एकमात्र उत्पादन राज्य असम था। हाँ, नारकाटिया कहाँ है क्षेत्र? असम में है। नारकाटिया जो क्षेत्र से कहाँ है बाबू? असम में है। नारकाटिया क्षेत्र कहाँ है? असम में है। हाँ जी, बात सही है, डिगबोई, है ना। देखिए क्या देखा जाए कि तेल का इसको लिख लेंगे कि तेल का सबसे पुराना भंडार, तेल का सबसे पुराना भंडार, पुराना भंडार जो है से क्या है? डिगबोई में है। कहाँ? डिगबोई में। पता है, यहाँ पे प्रथम तेल शोधक कारखाना खोला गया था। कहाँ? ये जो ऑब्जेक्टिव में आता है, जितना हम बोलते हैं उसको तो हम नोट कर लीजिए। बात समझ में आ रहा है अच्छा तरीका से, तब आपको क्या होगा कि सेट में 80 में से 40 का कि 80 में से 75 को रोकेगा नहीं। लेकिन कब? अगर आप विशेष ध्यान देंगे शुरुआत से ही, तब। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, अभी क्या वितरण, अब क्या है जी? वितरण। क्या है? वितरण। ठीक है, कहता है कि भारत में खनिज तेल 3 क्षेत्र है। खनिज तेल के क्या क्षेत्र है? 3। पहला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। पहला क्या है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। पहला है उत्तरी पूर्वी। फिर क्या है? पश्चिमी क्षेत्र। फिर क्या है? मुंबई हाई। फिर क्या है? तो क्या क्षेत्र? उत्तरी, थोड़ा को लग रहा है कि हमारा इंडिया गिरल जा रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान, इधर बहुत मार मारेंगे जी। ए हो गया उत्तर, ये क्या हो गया? उत्तर। और ये क्या हो गया? पूरब। तो ए वाला एरिया की मतलब बात कर रहा है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इन है। अब बात कर रहा है मुंबई, तो मुंबई तो यहाँ पर, ये मुंबई हाई की बात कर रहा है। तो मुंबई हाई तो यहाँ पर ही है ना, मुंबई में। ठीक है, अब बात कर रहा है पश्चिम, तो हम पश्चिम के ने ए वाला बात कर रहा है। पश्चिम मतलब इन्हें गुजरात देने। ये जो दिख रहा है एरिया, कुछ दिख रहा है इन्हें, ये पश्चिमी एरिया। ये कौन एरिया? पश्चिमी एरिया। तो अब आइए, तो यहाँ पे देख रहे हैं देश में ये सब दर्शाने के लिए आता है, दर्शाने के लिए 5 नंबर में आता है। ऐसे आएगा कि कोयला का खनिज मतलब भारत में कहाँ कहाँ दर्शाना, कौन कौन जगह में है, वहाँ पे नाम दे देगा। जैसे कि असम दे देगा, असम, मुंबई और बिहार, झारखंड से कुछ दे देगा और कहेगा कि दर्शाएं इंडिया के मैप बना करके। तो जानिएगा पहले से तब ना काम कीजिएगा।
ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो 4 को है। पहला उत्तरी पूर्वी, यह भारत का सबसे पुराना और सबसे मुख्य तेल क्षेत्र है। यह असम और मेघालय राज्य में 1300 किलोमीटर लंबी पेटी में फैला हुआ है। कौन? उत्तरी पूर्वी जो एरिया है, किस चीज़ में इतना फैला हुआ है? लेकिन किस चीज़ के लिए इतना फैला हुआ है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। और कहता है पश्चिमी में यह क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए पश्चिमी जो तेल है ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ये बताया था गुजरात, देख रहे हैं ना, गुजरात, ये गुजरात है। इतने समझ जाइए। अब बाकी सोच घी दीजिए, नहीं समझ में चला गया ऐसे ऐसे। ठीक है, अब कहता है क्या कि यह असम के बाद भारत का दूसरा बड़ा तेल क्षेत्र है। बाप, इसका मतलब है कि पेट्रोलियम का अगर देखा जाए उत्पादन में तो असम जो है नंबर 1, असम नंबर 1 पे आता है। नोट में इसको लिख लेंगे बाबू, ठीक है, अच्छे तरीका से। क्या है कि भारत में कौन राज्य पेट्रोलियम उत्पादन पर पहला स्थान है? तो क्या बोलेंगे? पेट्रोलियम उत्पादन में असम जो है पहला स्थान है। पहला है तो पुराना है, पहला है तो पुराना है। लेकिन दूसरा पर कौन आता है? मेघालय। सॉरी, दूसरा पर क्या आता है? गुजरात। हाँ सॉरी, दूसरा पर क्या आता है? पहला में पेट्रोलियम उत्पादन में कौन आता है? पहला में असम, दूसरा में गुजरात। सब अगल बगल में ही है। ठीक है, तो कुछ इसमें कह रहा था यहाँ 3 क्षेत्र से तेल निकाला जाता है। कहाँ? भारत में। अब क्या है? मुंबई हाई तेल, मुंबई हाई तेल। यह तेल क्षेत्र मुंबई समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित है। मुंबई जो हाई है ने, अरे मुंबई हाई यहीं पर तो है जी। ये देखिए यहाँ मुंबई हाई है, यहाँ पे कच्ची है, यहीं पे है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मुंबई जो है समुद्र तट से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे क्या है? सही बात है ना, यहाँ पे क्या है? अरब। तो लिखना है कि अरब सागर में स्थित है। देखो मुंबई जो है लगभग इधर पड़ जाता है, निकट में अरब सागर में ही पड़ जाता है ना। समुद्र पर सागर सम्राट नामक जल मंच बनाकर और कई कुआं की खुदाई भी किया गया है। कुछ बना करके समुद्र पर सागर सम्राट नामक जल मंच बना करके और कई गो कुआं खोदा गया है। खोद करके उसे पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। 1901 ईस्वी में पहला तेल शोधक केंद्र जो रहा कहाँ रहा? डिगबोई में स्थापित है। मैंने बताया था अभी, याद रखेंगे इस बात को, नोट में इसको लिख लेंगे। ऑब्जेक्टिव में आएगा, यहीं से आएगा ऑब्जेक्टिव में। हम बार बार कह रहे हैं बाबू लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, जो ध्यान नहीं देगा फिर वो कभी अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएगा, एकदम बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसे नोट में लिख लीजिए। देखिए इसको क्या कीजिए, नोट में अभी लिख लीजिए, कुछ कभी पढ़ लीजिएगा और कुछ को घर पे जाने के बाद 1 घंटा आधा घंटा वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। घर पे जाकर के पढ़िएगा, फिर उसे पता है कुछ कीजिएगा, फिर उसे एक बार शाम में पढ़ लीजिएगा, रात में, और फिर एक बार भोर में। तो क्या बार हो गया? क्लास में पढ़ लिए, क्लास से घर में गए तो वहाँ पढ़ लिए 1 बार 2 बार, फिर उसे क्या किए, एक बार शाम में पढ़ लिए, कई बार 3 बार, फिर उसे एक बार कभी गलती से भोर में पढ़ लीजिएगा। काहे कि भोर में सबको सुतल रहता है तो अब थोड़ा माहौल शांति रहता है। तो कई बार? 4 बार। अब बताइए अगर 4 बार जब पढ़िएगा तो कहाँ नहीं याद होगा? अब याद तो एकदम क्या, एकदम जान को वहाँ दिमागों में ऐसे करके बैठ जाएगा, और जैसे ही बैठेगा है ना, तो बस फिर क्या होगा, एग्जाम में गर्दा उड़ जाएगा, किचन ऑब्जेक्टिव वाला, फिर तो कोई दिखते नहीं। लेकिन ऐसा कोई करता ही नहीं है। क्लास में जे पढ़ता है विद्यार्थी से घरे कॉपिया के साइडे पलटता है और कहेगा कि ऑब्जेक्टिव हम को हो जाए बढ़िया से तैयारी, तो कैसे होगा? क्योंकि आप गलती कर रहे हैं ना, है ना। अब अधिकांश विद्यार्थी सब 99% विद्यार्थी यही करता है, 99% गलती क्या करता है, यहाँ जाने के बाद घरे कभी कॉपी नहीं खोलता है ढंग से। ठीक है, यहाँ पढ़ के गया भूगोल तो घरे पढ़ेगा इंग्लिश, मतलब इसके पीछे कभी मरेगा ही नहीं, वो इसके पीछे कभी और समय देगा ही नहीं। और सबसे बड़ा गलती यही करता है विद्यार्थी। तो बाबू लोग ऐसा गलती कभी
नहीं करना, ठीक है। आपको हम सिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए हम टीचर हैं तो आपको सिखा देते हैं। शिक्षक का काम क्या होता है, अच्छा लाइन रास्ता बताना, था ना विद्यार्थी होगा सक्सेस, ठीक है। आपको हम गलती क्यों कर दें, अब गलती में कह देंगे कि यहाँ आ जाइए मारिए घरे खराटा खाटी पैर, तो नहीं, ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो यहाँ से लेकर के इसको नोट पॉइंट में क्या करेंगे आप लोग, जिसको हम करते हैं अंडरलाइन, तो उस समझिए कि ऑब्जेक्टिव लाइक प्रश्न है, ठीक है। अभी देश में 18 तेल शुद्ध केंद्र स्थापित हो चुका है, कितना, 18 को, जिनमें मथुरा बिहार में पड़ता है, मथुरा नहीं उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश। मथुरा विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। मथुरा जो है उत्तर प्रदेश ही कहाँ है, आंध्र प्रदेश। और चेन्नई, हल्दिया, पानीपत और कोचीन भी सम्मिलित है। कोचीन कहाँ है, केरल में, जगह फेमस है केरल। इस सब क्या, इस सब में कोची होता है, तो इस समय पेट्रोलियम का खनिज है जो कि निकाला जाता है वहाँ से, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा उधर अब देख लेते हैं। अब आते हैं पेट्रोलियम के उत्पादन में थोड़ा सा, ठीक है। तो कहता है कि विश्व के तेल उत्पादन देश में भारत का कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न है, ऐसे लिखता है, प्राप्त न है, मतलब इतना ही, मतलब प्राप्त सिद्ध नहीं कह रहा है। इतना कम होता है कि वो अपने में खर्च कर ले जा रहा है, तो निर्यात कितने करेगा, है ना। आपने खाए के रोजी है, ये नया दूसरा कितना बांटेगा, सही तो बात है ना। लेकिन पता है समझदार लोग कुछ ही करता है, आपने खाए चाहे ना, लेकिन दूसरा के पहले खिलाएगा, है ना। कहता है कि इससे देश की आवश्यकता तक पूरी नहीं हो पाती है, चला देश की भी आवश्यकता पूरा नहीं हो पाता है, जितना उसका चाहत, जितना उसका आवश्यकता है उतना भी घट जा रहा है। तो केते सही तो बोले, केते अगला का मतलब बांटेगा, बताइए तो आप ही लोग, है ना। तो सरकार ने खनिज तेल की खोज करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड कुछ की है स्थापना। क्यों सरकार की होला स्थापना, क्यों, तो क्योंकि खनिज तेल की कमी है भारत में, खनिज तेल की भारत में कुछ है कमी है, इसलिए एक आयोग मतलब निकाले हैं, है ना सरकार। आयोग ने नाम कुछ है ONGC, और ऑयल में कुछ होता है ऑल इंडिया लिमिटेड। वो देखो लिखा रहेगा पेट्रोल पंप, देखे हैं पेट्रोल पंप, वहाँ देखिए लिखा रहेगा, जो गोल रहेगा, है ना, वहाँ लिखा रहेगा ये वाला OIL मतलब कुछ ही, जान लीजिए इसका पूरा नाम कुछ होता है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड, है ना। एल से क्या हो गया लिमिटेड, आई से क्या हो गया इंडिया, और वो से क्या हो गया ऑयल, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्यापार 2001 ईस्वी में देश में कुल 319 लाख टन कच्चा तेल का उत्पादन हुआ है। देखिए कब, 2001 में, कब 2001 में, ठीक है 2001 में। कहता है कि किंतु तेल की खपत 1000 लाख टन थी, कहाँ, इंडिया में ही, मतलब भारत की बात कर रहे हो। कितना खपत, देखिए तेल की खपत कितना, 1000 लाख टन थी। अब उतना होता है ये नहीं उत्पादन कितना हो रहा है, 319 लाख टन। अब मतलब कहने का है, अगर कोई अगर खा रहा है अगर 8 रोटी, उसको देंगे 2 रोटी, क्या होगा उसका, कोई प्रभाव बुझाएगा, कोई प्रभाव नहीं बुझाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। तो यही वाला बात है। अब उसको उपयोगी है 1000 लाख टन, और उसको मिल रहा है 319 लाख टन, तो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। अब ऐसा होगा कि पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो कहता है इसमें स्पष्ट आवश्यकता से कम 33% उत्पादन होने के कारण भारत को खनिज तेल का आयात लिखा है, आयात करना पड़ता है। भारत को खनिज तेल का आयात, समझ में आ रहा है, आयात करना पड़ता है। मतलब कहने का कि भारत कुछ ही करता है नहीं कि दूसरा देश से तेल को खरीदता है, कुछ ही करता है, ये हो गया आयात। और निर्यात के मतलब हो गया कि भारत क्या कर रहा है कि अलग देश में वो भेज रहा है, अब आयात के मतलब अलग देश से वो ले रहा है। क्यों, तो क्यों ले रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे इतना 1000 लाख टन यूज करना है, मतलब इतना का उपयोग ही है, इतना का आवश्यकता है, और उतना हो ही रहा है हमारा देश में, तेल का खनिज उतना है ही नहीं, तो कहाँ से होगा, तो घट जा रहा है। तो क्या करता है, अलग देश से वो आयात करता है, कौन, भारत,
इंडिया। ठीक है, आयात के मतलब लेता है, निर्यात के मतलब वो निर्यात के मतलब निकाल रहा है, उस तरीका से कहिए तो, है ना बाबू। अब आइए प्राकृतिक, क्या पढ़ेंगे जी? प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस व्यापारिक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन कर सामने आ रही है। कहाँ आ रही है? सामने, देखिए सामने नहीं है, सामने आ रही है। अब यह पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? पेट्रोलियम के, जहाँ पेट्रोलियम रहेगा ना वहाँ प्राकृतिक गैस रहेगा। देखिए कैसे आता है ऑब्जेक्टिव में, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव में बोला आएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं, आया है, पूछा है ऑब्जेक्टिव में कब, देखिए ये वाला आया है 2021 में पूछा ऑब्जेक्टिव में, ऐसे पूछा है कि प्राकृतिक गैस पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, खनिज तेल भी आएगा, जहाँ पेट्रोलियम नहीं दे करके बल्कि खनिज तेल डाल देगा। अरे खनिज तेल, तेल आ रहा है ना, तो पेट्रोलियम में कोई तेले है, तो उससे कन्फ्यूज नहीं होना कि सर पढ़ा पेट्रोलियम, यहाँ डाल दिया खनिज तेल तो हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक क्या समझने वाली बात है इसमें ना, समझना है। तो जहाँ पेट्रोलियम नहीं रह करके बल्कि खनिज तेल भी रहेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? खनिज तेल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम देखिए आपको शॉर्ट में ही बताए थे ना कि पेट्रोलियम जो गैस है वो जहाँ अगर रहेगा ना पेट्रोलियम, वहाँ प्राकृतिक, सॉरी पेट्रोलियम गैस नहीं, प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस जो है सो वहाँ रहेगा जहाँ पे पेट्रोलियम का खदान रहेगा, है ना, वहाँ रहेगा कुछ प्राकृतिक गैस। भारत में लगभग 2350 करोड़ टन घन है, टन नहीं घन है। भारत में लगभग 2350 करोड़ घन मीटर प्राकृतिक गैस की खपत है। इतना कुछ ही है खपत है। अब भारत में 70,150 करोड़ घन मीटर प्राकृतिक गैस के ज्ञात भंडार है। और भारत में प्रति वर्ष 2800 करोड़ घन मीटर गैस निकाली जाती है। देखिए इसे नोट में लिख लेंगे, ठीक है, कि भारत में प्रति वर्ष मतलब हर साल 2800 करोड़ घन मीटर गैस निकाली जाती है। कौन गैस? प्राकृतिक गैस। और इसका 3/4 से भी अधिक उत्पादन मुंबई हाई में होता है। देखिए किसका उत्पादन? नोट पॉइंट लाइक है ये बोला। देखिए ऐसे इसमें आएगा ऑब्जेक्टिव में, ऐसे आएगा ना कि भारत में 3/4, है ना, भारत में 3/4 प्राकृतिक गैस किस राज्य में उत्पादन होता है, तो किस राज्य में निकलता है? तो क्या बोलेंगे? मुंबई हाई चाहिए, कभी कभी मुंबई भी आ सकता है, ठीक है। अरे मुंबई हाई करने वाला वही मुंबई की बात कर रहा है क्या? मुंबई में प्राकृतिक गैस कितना निकलता है? 3/4, है ना, हाँ अधिक, लेकिन इसमें याद रखेंगे 3/4 ऑप्शन महोदय रहेगा 3/4, ठीक है। आगे बढ़ा जा। भारत में प्राकृतिक गैस के परिवहन, संसाधन, प्रक्रिया, बाजार में आपूर्ति का दायित्व भारत गैस प्राधिकरण लिमिटेड का है या 53, अच्छा 5340 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन द्वारा परिसंचालन करती है। कुछ ही करती है, परिसंचालन, समझ में आ रहा है ना, मतलब एक तरह से कहें दूसरा तरफ भेज रहा है वो। हाँ इस कंपनी, अच्छा इस कंपनी के पास 7 एलपीजी गैस है, वो एलपीजी 7 एलपीजी आपूर्ति संयंत्र है। और इनमें से 2 मध्य प्रदेश, 7 गो है ना, और हम 2 को बात कर रहा है, 7 में से 2 मध्य प्रदेश, 2 गो मध्य प्रदेश, ठीक है, 2 गो कहाँ है? 2 गो मध्य प्रदेश और 2 गो गुजरात में, अब एक असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। का हो गया? 2 2 4, 4 और 3 7, है ना, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है और एगो यहाँ है। प्रूफ हो गया? 7 गो प्रूफ हो गया। 7 गो क्या प्रूफ हो? 7 गो क्या चीज़ है जी? एलपीजी गैस है। तो 7 गो एलपीजी गैस कहाँ कहाँ है भारत में?
तो 2 गो है एमपी में, 2 गो है गुजरात में, और 1 गो है असम में, और 1 गो है महाराष्ट्र में, और 1 गो है उत्तर प्रदेश में। 7 गो हो गया। आप बात करते हैं विद्युत की, बात करते हैं। आइए, कहता है कि व्यक्तिगत तथा राष्ट्र की प्रगति संपन्नता के लिए विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में विद्युत की कुल उत्पादन जो क्षमता है, वो क्षमता जो बातें कर रहा है वो देखिए कितना है। तो क्षमता जो है वो 1 दहा सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब कि 1,05,000 मेगावाट है। कितना? 1,05,000 मेगा। हम कौन सी पढ़ रहे थे अभी? नहीं, मतलब क्या है, मतलब ये कौन सा खनिज मतलब पढ़ रहे थे? विद्युत। तो आप बताइए कि भारत में विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 1,05,000। 1,05,000। 1,05,000 कौन होता है? विद्युत का उत्पादन होता है भारत में। हाँ जी, हमसे मैं छूट गया था। देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 380 किलोवाट घंटा है, और चीन में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत 745 किलोवाट घंटा है। देखो खपत कितना है भारत में, लेकिन चाइना में कितना है? 750, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 745। चलो 50 अगर बुला भी गया होगा कोई बात नहीं है, बुलाया गया तो हम जोड़ दीजिए 45 से 50, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में खर्च कितना है, तो यहाँ तो लगा 12,000 है ना, 12,000 किलोवाट घंटे है। और विद्युत का उत्पादन 3 तरीके से किया जाता है। विद्युत का उत्पादन कितना तरीका से होता है? 3 तरीका से। क्या गो से? 3 तरीका से। पहला ताप विद्युत के रूप में, पहला क्या? ताप विद्युत के रूप में। दूसरा क्या? जल विद्युत के रूप में। दूसरा क्या? जल विद्युत के रूप में। तीसरा क्या? नाभिकीय विद्युत के रूप में। तीसरा क्या? नाभिकीय विद्युत के। तो याद रखेंगे कि विद्युत का उत्पादन 3 तरीके से किया। पहला ताप विद्युत, दूसरा जल विद्युत, तीसरा नाभिकीय विद्युत। मतलब कि ताप जल विद्युत, ताप जल ताप जल नाभिकीय। क्या गो है? ताप जल नाभिकीय, ताप जल, ये 3 गो से विद्युत का उत्पादन किया। ताप जल नाभिकीय, याद हुआ? ताप जल, हाँ। आप आइए ताप विद्युत, क्या बात कर रहा है जी? ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से तैयार किया जाता है। देखो ताप विद्युत तैयार किसे किया था? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से। भारत में 315 से अधिक ताप विद्युत केंद्र है। ऑब्जेक्टिव लाइक ये वाला इसे नोट में लिख लेगा, ठीक है? कि भारत में ताप विद्युत का केंद्र है तो 315 से भी अधिक है, लेकिन 315 से भी क्या है? अधिक है। तो आसाम देखो कहाँ कहाँ है? आसाम, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। क्या हुआ? कोची कोची है? आसाम, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, है ना? इस समय कोची है? ताप विद्युत का उत्पादन होता है। फोन आया है। तो प्रमुख ताप विद्युत उत्पादन राज्य है। इस सब में ताप विद्युत का कोची होता है? उत्पादन। इस सब राज्य में कहाँ कहाँ? आसाम, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। फटाफट, ठीक है? अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता 2004 में ताप विद्युत का उत्पादन 785,000 मेगावाट हुआ है। देखिए कब? 2004 में। 2004 में। ध्यान कहाँ है? उसका कुछ ना है, कोई मिस्टेक ना होना चाहिए। मिस्टेक कैसे होता है जी? कहता है कि जो 467 बिलियन यूनिट के बराबर है, और ताप विद्युत के उत्पादन का कार्य राष्ट्रीय ताप विद्युत के निगम करता है। कौन करता है? निगम करता है। हम लोग पढ़ेंगे जल विद्युत।
क्या हो गया विद्युत, मतलब कैसे होता है उत्पादन विद्युत से, तरीका क्या है, 3 तरीका है ना इस, तो इसमें हम लोग 2 तरीका पढ़ लिए हैं। ताप वाला हो गया, एक को पढ़ लिए हैं अभी ताप वाला। आप कुछ पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे जल। महत्व उपयोग, अरे यार, महत्व एवं उपयोग जल विद्युत का। तो आधुनिक युग में जल विद्युत शक्ति का महत्व काफ़ी रहा, मतलब काफ़ी अधिक रहा। तो कहता है कि अन्य साधनों की अपेक्षा यह शक्ति का सबसे सस्ता साधन है। कैसा है, सबसे सस्ता, कैसे, क्यों, पानी है ना, हाँ पानी है ना मेन, जल परिवहन। देखते हैं कोई भी एक लोटा पानी पिला देता है, कितना हल्का होता है ना। लेकिन अगर कहो कि दूध पिला दो 1 लोटा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको। अब अगर कहा तो ना कि जूस पिला दो 1 लोटा, बाप रे बाप मुश्किल हो जाएगा फिर। तो जल देखते हैं, कोई आपको माना कि जल पीने में किसी भी चापाकल पर जल पी सकते हैं, और हम घुस करके चाहे जैसे भी हो सकता है ना, पानी पी सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। कोई माना, आलोक ने पता है कि जल ही जीवन है, तो कहीं में चले जाइए, कब को कोई माना करने वाला, इसलिए तो सस्ता है ना। खाली देखिए अधिक पता है जल का महंगाई कहाँ है, रेलगाड़ी में, ट्रेन में। अरे बाबा, तो हाँ कुछ करने में, यात्रा करने में, मतलब कि देखिए, अरे बाबू मेरा कहने का एक ही लाइन है कि किसी भी चीज़ का कीमत वहाँ बढ़ता है जहाँ वो चीज़ का उत्पादन बहुत कम होता है, मतलब ना है वहाँ पे, वहाँ पे कुछ उसका महंगाई इससे ही समझ सकते हैं, चाहे तो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, यहाँ से ही बहुत बड़ा चीज़ समझ सकता है कि आपने एक लाइन में पूरा बात को समेट दिए। ठीक है, अब बात सही है, ज़्यादा बोलने को जरूरत नहीं है। तो अन्य साधनों के अपेक्षा या शक्ति का सबसे सस्ता क्या है, साधन है। और जल विद्युत शक्ति का भंडार अच्छा है। जल विद्युत शक्ति का भंडार क्या है, अच्छा ही होता है, जबकि अन्य साधनों का भंडार नष्ट होने वाला है, हाँ समाप्त नहीं होता। अब कहता है कि एक कहता है ना कि जल विद्युत का महत्व भारत में निम्नलिखित कारणों से अधिक है। पहला कहता है कि एक देश ना, मतलब एक में है, तो देश के दक्षिणी भाग में, हेलो, देश के दक्षिणी भाग, नीचे की बात कर रहा है, तमिलनाडु केरला की बात कर रहा है ना। दक्षिणी भाग में कोयले के कारण जल विद्युत का विकास है नितांत आवश्यक है, नितांत कुछ है आवश्यक है। और 2 में कहता है ना कि उत्तम कोयले का भंडार सीमित है, मतलब अच्छा कोयला का भंडार कुछ है सीमित है, लेकिन जिसके संरक्षण की आवश्यकता है उसे बचाना बहुत, लोग दुनिया में बचाता उसी को है जो अच्छा होता है, मतलब सीमित है। चलो, अतः समाप्त ना होने वाला जल विद्युत का विकास महत्वपूर्ण है। अब जो कभी मरेगा नहीं, अमर है, तो उसे आप बचाओ। अब अगर फायदा है तो उसके लिए जान दो, है ना। अगर हमसे उसको, मतलब उससे हमको क्या है, मतलब बहुत उससे क्या हमारी ज़िंदगी और पढ़ाई है ना। अब तीसरा में है कि भारत में पेट्रोलियम का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है, भारत में पेट्रोलियम का पर्याप्त उत्पादन नहीं होता है। बात सही है, ये तो हम लोग पढ़वे किए थे पेट्रोलियम के बारे में। ये खुद क्या करता है, भारत आयात करता है दूसरा देश से, पेट्रोलियम वाला मामला में कम है ना, और यह महंगा पड़ता है। जान लीजिए पेट्रोल क्या है, अभी कैसे है पेट्रोल, 120 हो गए हो। अरे बाप, सोच तो हो कैसे बढ़ रहा है, बढ़ने का यार समझ में आ रहा है। मैंने एक बात बताया था ना अभी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का कीमत कब बढ़ता है, जब उसका उत्पादन वहाँ पे नहीं होगा, जो मतलब कहने को उसका कमी है, इसलिए महंगाई है। इसलिए कौन सी है, महंगाई है कब, जब उसका वस्तु का क्या है। तो अब से पेट्रोल, तो पेट्रोल जो है से भारत में नहीं है, अदर देश से कितना पड़ता, सरकार के वहाँ जाम हो जाता है। इसलिए सरकार कुछ ही करती है, पेट्रोल कीमत बढ़ा देती है। लेकिन अच्छा, आलू की कीमत कैसे बढ़ता है, सरकार बढ़ाती है क्या, वो किसान के तो सीजन के अनुसार बढ़ता है। जैसे अभी भादो तो ना आया है, जो धानवा रोपाएगा ने
तब मजदूरों के खिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आलू का सब्जियाँ और रोटियाँ। और मजदूर जो है ना आजकल के एकदम चिकनदार खाना मांगता है, काम होवे चाहिए नहीं, चिकनदार खाना होना चाहिए। एक जहाँ नुक्स निकालेगा तुरंत, याद रखिएगा। इसलिए और उस समय देख के जब रहेगा तो धान रोपाएगा ना, आलू की कीमत बाप रे बाप कितना पता है, 50। सही बात बोल रहा है, 50, 30, 40 ऐसे भी। अभी 35 है न हो, अभी 30, अभी 35 है, ठीक जी। तो 50 बाबू काय कुछ समय उसका यूज ज़्यादा ना होगा। कौन किसान एक बार आलू नहीं खरीदेगा। अब का मजदूर का मिटिया का खाएगा, कमा करेगा, कदवा खाएगा मिटिया। मजदूर बड़ी तेज होता है, कदवा कभी नहीं खाएगा, आलू का सब्जी खोजेगा वो, है ना। खुद तेज होता है। और सही बात है जी, आजकल जो मजदूर है बड़ी चिकन चिकन खाना मांगता है, एकदम चिकन चिकन। अब रखिए, और हम पता है खाली आलू के, और हम आलू फेंटिए, सोयाबीन दीजिए, एकदम चटकदार बनाइए, एकदम चाट के खाएगा खेतवा में, आरिया पर, भादवा में, है ना। मोरिया कबारेगा वो खाएगा। यह जल संसाधन का अपरिमित है, जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के बाद सिंचाई और अन्य कामों में किया है जा सकता है। जल विद्युत कोयला से सस्ती होती है तथा इसका संचालन भी सस्ता होता है। इसका संचालन क्या होता है, किसका, जल विद्युत का। जल विद्युत के उत्पादन तथा वितरण में अपेक्षाकृत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब इसमें है कि जल विद्युत की सहायता से लघु कुटीर उद्योग की स्थापना की जा सकती है तथा उद्योग की विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। और 8 में लिखा हुआ कि जिन उद्योग में सस्ती या बिजली की चाहिए, सस्ती और बिजली चाहिए, उनके लिए सस्ती बिजली चाहिए, उनके लिए जल विद्युत विशेष महत्व पूर्ण है। जैसे में रसायन और एल्यूमिनियम उद्योग, जैसे रसायन और एल्यूमिनियम उद्योग। अब है भौगोलिक दशाएं। जल विद्युत उत्पादन के लिए विशेष भौगोलिक दशाएं का होना आवश्यक है। ये अनुकूलन भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। अनुकूलन भौगोलिक दशाएं को जी है निम्नलिखित है। और कितना है जी, अरे कहाँ चला है यार, यहाँ ना पढ़ा रहे थे, हम आगे बढ़ गए। ये सब तो कहाँ थे जी, कहाँ थे जी। अच्छा, ये इधर लगा, कहीं थे लगा। अच्छा, भौगोलिक आगे थोड़ा बढ़ गए थे, कभी कभी थोड़ा होता है। देखिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए विशेष भौगोलिक दशाओं का होना अति आवश्यक है। और ये अनुकूलन भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। तो लगा पढ़ लिए थे यार। पहला क्या, पर्याप्त वर्षा का होना, पर्याप्त वर्षा का होना, जिससे नदियों में सालों भर पानी ही पानी रहे, तो अब अच्छा की बात है। उससे क्या होगा कि जल विद्युत का उत्पादन सबसे अच्छा रहेगा और कभी घटेगा भी नहीं, और लेकिन सस्ता रहेगा, क्योंकि पानी वर्षा वाला है ना, इसलिए सस्ता है। अगर जो चीज़ अगर फ्री मिल जाए, सस्ते नहीं है वो, फ्री में अगर मिल जाए तो कौन है वो, सस्ता। अब अगर पा ले तो और सस्ता। तो जा रहे थे, कुछ पा लिए, है ना। जैसे में जा रहे थे, इतना सोना कहीं मिल गया, इतने सोना मिल गया तो पता है बहुत ज़्यादा। अब टाइम लगेगा ना, एक पूरा चैप्टर को एक ही वीडियो में पढ़ाना बहुत है ना। तो दूसरा में जी, ऊंची नीची भूमि जिससे पानी तेजी से ऊपर नीचे गिर सके। ऊपर नीचे कहाँ गिरेगा पानी, जहाँ जगह रहेगा ऊंचा नीचा, था ना। और जैसे पहाड़ी भूमि या जल प्रपात, जैसे जहाँ पहाड़ी और जल प्रपात, अप्राकृतिक तथा बांध द्वारा बनाई गई झीलों से निकालने वाली जलधाराओं का सतत प्रवाह। अब है कि विद्युत की मांग का व्यापक क्षेत्र और तकनीक एवं पूंजी। विद्युत का मांग का व्यापक क्षेत्र और तकनीक एवं पूंजी। अभी यही दोनों है, ये है तकनीक और पूंजी पर टिका है हर चीज, है ना। नहीं थोड़ा सा ना और होगा। एक बार देखते हैं कितना है, एक बार देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें नहीं लग रहा है थोड़ा सा इसमें। तो देखिए इसमें है ना, अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, पता है, नाभिकीय विद्युत। आपको इतना हम बताएं ना कि विद्युत का उत्पादन जो होता है
से 3 तरीका से होता है। तो हम लोग 2 तरीका पढ़ लिए हैं, 2 तरीका पढ़ लिए हैं। एक ताप वाला पढ़ लिया और एक जल वाला पढ़ लिए। तो क्या बच गया? नाभिकीय। तो चलिए ये वाला हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, है ना। तो बाकी इसमें इतने रहेगा। और अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल M2 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।